राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दहेज के लोभियों को जब दुल्हन ने सिखाया सबक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज जो रिया की शादी थी, रिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रिया के पिताजी का नाम जो शिवदयाल था। शिवदयाल ने अपनी बेटी की शादी बड़े ही अरमानों के साथ कर रहे थे। रिया इतनी खूबसूरत लग रही थी आज शादी के जोड़े में, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। रिया के हाथों में मेहंदी, गहनों की खनखनाहट और सितारों से सजे शादी के जोड़े में वह सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। परंतु ना तो रिया के चेहरे से और ना ही उसकी आंखों से वह खुशी झलक रही थी जो एक दुल्हन के रूप को चार चांद लगा देती है। अपनी नई दुनिया बसाने से पहले हर दुल्हन के दिल में एक खुशी होती है, लेकिन रिया आज क्यों नहीं खुश थी। जो भी रिश्तेदार उसके कमरे में रिया से मिलने के लिए आते, वे सब यही सोच रहे थे कि आखिर रिया खुश क्यों नहीं है। जो भी रिश्तेदार उसके कमरे में रिया से मिलने आता, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते करते यह बात पूछ ही बैठता, फिर खुद ही जवाब दे देता कि बिटिया मायके से दूर जाने में थोड़ी तकलीफ तो होती ही है, यही बेटियों का नसीब है। परंतु रिया किसी से भी कुछ नहीं बोल पाती। तब सब रिश्तेदार उसके कमरे से बाहर चले गए। तब रिया उदास भाव से शून्य में निहारते हुए सोचने लगी, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए मैंने न जाने कितने सपने बुने थे, लेकिन किसे पता था कि हकीकत में कुछ और ही होने वाला है। उसी समय रिया की छोटी बहन प्रिया उसके पास आई और रिया दीदी, प्रिया कहने लगी, आप रो रही हैं क्या? देखो तो आपकी आंखें पूरी तरह सूजी हुई हैं। देखो दीदी, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। अब भी वक्त है, अगर आप यह शादी करना नहीं चाहती तो साफ साफ माँ और पिताजी से क्यों नहीं कह देती हो। मुझे पता है आप भले ही मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन आपका दिल अभी भी जो अरुण को चाहता है। आप कहें तो मैं उनसे बात करूँगी, लेकिन ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में बंधना ठीक नहीं है। रिया बोली, अरे नहीं नहीं प्रिया, तू ये कैसी बातें कर रही है? अगर मुझे शादी से मना करना ही होता तो क्या मैं आज के दिन का इंतज़ार करती? तू ही सोच बहन, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, समाज में सिर उठाकर चलने के काबिल बनाया, उनके खिलाफ जाकर मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकती थी? और तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर छोटी, माँ और पापा मेरा कभी कुछ बुरा थोड़ी ना सोचेंगे। यह रिश्ता उन्होंने सोच समझकर ही तय किया होगा। भीगी आंखों के साथ रिया ने कहा तो प्रिया मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन दीदी जरा सोचिए तो, जिस लड़के से आप शादी करने जा रही हैं, उस लड़के से बड़ी मुश्किल से आपकी एक या दो बार बात हुई होगी। कुछ जानती तक नहीं है आप उसके बारे में, और वैसे भी मुझे वह कुछ ठीक नहीं लगता। जिस तरह की डिमांड उन्होंने रखी है ना, इससे पहले कि जो प्रिया कुछ और बोल पाती, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और कि उसकी जो माँ थी वह कहने लगी, अरे प्रिया तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। जल्दी से यह चाबी ले और स्टोर रूम से मिठाई के डब्बे निकाल ला। कमरे में आई जो रिया और प्रिया की माँ कमला जी बोली तो प्रिया अपनी बात कहते कहते चुप हो गई, लेकिन उसकी माँ उसकी बात सुनकर चौंक गई थी, एकदम हैरान रह गई और प्रश्नवाचक निगाह से प्रिया की ओर देखने लगी। और प्रिया कहने लगी, पापा ने तो मुझसे कहा था कि लड़के वाले बिना दहेज के शादी करना चाहते हैं। अब रिया भी कहने लगी, अब वह उलझन में पड़ गई कि आखिर ऐसी कौन सी डिमांड रखी है लड़के वालों ने। कमला जी ने चाबी लेकर प्रिया को दे दी और मिठाई के डब्बे लेने के लिए प्रिया चली गई। तभी रिया ने कहा, माँ मुझे पापा से मिलना है, कहाँ है वे? तब कमला बोली, अरे बेटा तू तो जानती है तेरे पापा शादी के काम में कितने व्यस्त हैं, तू आराम से बैठ, प्रिया अभी आ रही है।
प्यार से उन्होंने अपनी बेटी रिया के सिर को सहलाते हुए कमला जी जो कमरे से बाहर चली आईं। लेकिन रिया का जो मन था वह बेचैन हो रहा था, उसे चैन नहीं था। वह जानती थी कि जरूर ही उसे अरुण की यादों को दिल से निकालने की भरपूर कोशिश करके उसने इस शादी के लिए स्वयं को कितने मुश्किल से तैयार किया था। एक मध्यम वर्गीय परिवार का समझदार और सुलझा हुआ लड़का था अरुण, जिससे रिया की मुलाकात तब हुई थी जब वह LLB की पढ़ाई के लिए कॉलेज गई थी। कॉलेज का पहला दिन था। अपना स्कूटर पार्क करके रिया जैसे ही पार्किंग एरिया से बाहर आने लगी, उसी समय एक सीनियर विद्यार्थी रिंकू और उसके दोस्तों ने फ्रेशर्स की रैगिंग के नाम पर रिया को रोक लिया। अकेली खड़ी रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अरुण, जो रिंकू का क्लासमेट था, उसकी नज़र डरी हुई सी रिया पर पड़ी तो उसने कहा कि परेशान मत करो इसे, यहाँ ये पढ़ने के लिए आते हो या लड़कियों को परेशान करने। अब अरुण ने गुस्से में कहा तो रिंकू बोला, यह हमारा मैटर है, तुझे इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अरुण। तब अरुण बोला, अच्छा तो मैं अभी प्रिंसिपल को तेरी सारी करतूतों के बारे में बता देता हूँ। अरुण की यह बात सुनते ही रिंकू के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए और अरुण रिया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले आया। रिया ने उसे धन्यवाद कहा। वह अरुण के स्वभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। उसके दिल में लड़कियों के प्रति सम्मान की भावना थी और यही बात रिया को बहुत पसंद आई थी। कॉलेज में अक्सर रिया की जो अरुण से मुलाकात हो जाया करती थी। कुछ ही समय में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। इधर जब रिया के माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचने लगे तो एक दिन रिया ने उन्हें अपने माता पिता से अरुण के बारे में बात की और सारी बात बता दी। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि अरुण की जाति उनकी जाति से अलग है तो रिया के पिताजी ने इस रिश्ते के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। उधर जब अरुण ने अपने माता पिता को रिया के बारे में बताया और उसकी फ़ोटो दिखाई तो वे रिया को अपनी बहू बनाने को झट से राजी हो गए। परंतु अंतर्जातीय विवाह के लिए रिया के पिता बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यह जानकर रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने लाख मिन्नतें की और यह भी कहा कि अरुण से अच्छा लड़का उसे कभी नहीं मिल सकता, जो बड़ों का सम्मान करना जानता है, लड़कियों की इज्जत करता है और सबसे बढ़कर वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन रिया के पिताजी नहीं माने और साथ ही साथ उन्होंने रिया को भी हिदायत दे दी कि आगे से वह अरुण से ना ही मिले तो उसके लिए अच्छा होगा। आनन फानन में रिया के पिताजी ने रिया की शादी कहीं और तय कर दी, बिना उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी लिए। वे तो यही जानकर खुश थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला है जो उनकी बेटी का खूब अच्छे से ख्याल रखेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और जानने की कोशिश भी नहीं की थी। रिया का दिल तो जैसे टूट ही चुका था। मन ही मन वह स्वयं को अरुण की अपराधी मान रही थी, लेकिन अपने पापा के फैसले के खिलाफ भी वह नहीं जा सकती थी। इसलिए उसके पिताजी ने जो लड़का रिया के लिए ढूंढा उससे चुपचाप शादी करने के लिए रिया ने हाँ कर दी। उसके बाद रिया ने अब कॉलेज जाना बंद कर दिया था, क्योंकि अब उसमें इतना साहस नहीं था कि वह अरुण का सामना कर सके। अब वह घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन रिश्ता पक्का होने से पहले वह एक बार आखिरी बार कॉलेज जरूर गई थी ताकि वह अरुण से माफ़ी मांग सके। लेकिन उसे अपने सामने देख अरुण से बात करना तो दूर, उससे नज़रें तक नहीं मिला पा रही थी। तभी अरुण बोला, तुम ठीक तो हो ना रिया, मुझे माफ़ कर दो। अरुण इतना कहते ही रिया की आंखें भर आईं। तो अरुण ने कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है रिया, तुमने तो पूरी कोशिश की अपने पापा को मनाने की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त था, आगे भी रहूँगा। कभी भी किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो याद कर लेना,
तुम हमेशा अपने इस दोस्त को अपने साथ पाओगी। पुरानी यादों में खोई रिया अचानक वर्तमान में आ गई जब उसकी कजिन उसके कमरे में आई और बोली, अरे देखो तो मेहंदी कितनी खूब रची है दुल्हन की, लगता है पति का खूब प्यार मिलेगा तुझे। कहते हुए वह सब उसे रिया को छेड़ने लगी, लेकिन रिया का दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा था। मैं अभी आती हूँ यह कहकर रिया कमरे से बाहर निकल आई और अपने पिताजी को ढूंढने लगी। लेकिन जैसे ही रिया थोड़ा आगे बढ़ी तो अचानक उसके कानों में अपने पापा की आवाज़ आई। उसके पापा बोल रहे थे, देखिए समधी जी, समझने की कोशिश कीजिए। आपके कहने के अनुसार हमने पूरे परिवार के कपड़े, गहने और 10 लाख कैश का भी इंतजाम किया है। मेहमानों के लिए बढ़िया उपहार की भी व्यवस्था की है। और आप तो जानते ही हैं समधी जी कि शादी में बाकी के खर्चे भी कुछ कम नहीं होते हैं। अपनी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किया है हम लोगों ने। अब आप पूरे समय पर जो 15 लाख की कार का इंतजाम करने को कह रहे हैं, तो इतने कम समय में हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे। कहते हुए रिया के पिताजी निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। क्या कहा जी उन्होंने? तभी रिया की माँ ने पूछा। तो रिया के पिताजी बोले, वो कह रहे हैं कि हमने तो अपनी इच्छा आपके सामने रख दी, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब इतने कम समय में हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। कहते हुए रिया के जो पापा थे वे रुआं से हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय रिया को अपने सामने देखकर रिया के पिताजी हैरान रह गए। रिया बोली, क्यों पापा, क्यों छिपाई आपने मुझसे ये सब बातें? आप दहेज के तौर पर उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं। रिया के जो माँ ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने कमरे में जाओ। तो रिया बोली, लेकिन माँ, यह सब तो गलत है ना। एक और तो आप अपनी बेटी को वकालत की पढ़ाई करवा रही हैं ताकि वह दूसरों को इंसाफ दिला सके, और दूसरी ओर इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी सहन करने के लिए भी कह रही हो। मेरा घर बस जाए और मेरे माता पिता सड़क पर आ जाएं, ऐसा मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगी माँ। नहीं रिया बेटी, रिया के पिताजी बोले, तुम चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। तो रिया बोली, पापा, बात यह नहीं है कि इंतजाम हो पाएगा या नहीं, बात सही और गलत की है, और गलत बात को सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं है। अरे बेटी, दहेज तो दुनिया की रीत है, जो रिया के पिताजी बोले, और यह हर बेटी के माँ बाप दिया करते हैं। रिया, फिर तो यह भी तो कहा करती थी लड़का सरकारी नौकरी वाला हो। अगर वे लोग दहेज की मांग कर रहे हैं बेटी, तो क्या ज़रूरत थी उस घर में रिश्ता तय करने की। रिया ने कहा। रिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, रिया की माँ बोली, अपने पिता से इस तरह से बात करने की। तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। कहते हुए रिया की माँ ने रिया को वहाँ से भेज दिया। तभी रिया के पिताजी बोले, मैं बात करता हूँ समधी जी से, मुझे यकीन है वे हमारी बात को ज़रूर समझेंगे, और अगर नहीं माने तो कम से कम कुछ समय की मोहलत तो दे ही देंगे ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सकें। इधर रिया भी यह सोचकर परेशान थी कि आखिर क्या किया जाए। अपने कमरे में आकर रिया निराश होकर बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं, लेकिन चुप बैठने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मुझे ज़रूर संजीव को फ़ोन करना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। वो पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, कम से कम वो तो इस दहेज नाम की बुराई के पक्ष में नहीं होंगे। रिया ने संजीव को फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। रिया बार बार फ़ोन करती जा रही थी, तो आखिरकार संजीव ने फ़ोन उठाया और बोला, क्या बात है रिया, 10-10 मिस्ड कॉल पड़ी हैं, ऐसी क्या बात हो गई। तब रिया बोली, संजीव जी, मुझे अभी की अभी आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। संजीव बोला, अरे रिया, आज हमारी शादी है, अब उससे ज़्यादा ज़रूरी बात और क्या हो सकती है। तब रिया बोली, प्लीज़ संजीव, बहुत ज़रूरी बात है। तब संजीव बोला, तो ठीक है, बारात यहाँ से चल पड़ी है,
आधे घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँचते ही मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? तब रिया बोली, संजीव जी मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रही हूँ, कहकर रिया ने फ़ोन रख दिया। अब रिया के मन में उम्मीद की एक किरण जागी थी, लेकिन अब भी उसका मन बेचैन ही था। कुछ समय बाद जब बारात आई तो रिया बड़ी बेसब्री से संजीव का इंतजार करने लगी, लेकिन जब कुछ देर बाद वो नहीं आया तो उसने फिर से संजीव को फ़ोन लगा दिया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और संजीव भड़कता हुआ अंदर आया और बोला, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा रिया, जो तुम शादी तक का भी वेट नहीं कर सकी? जानती हो मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ। अब जल्दी से बताओ भी, क्या कहना है तुम्हें? इतना समय नहीं है मेरे पास, माफ़ करना। तब जो रिया बोली, राजीव जी लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे पता चला है कि आपके माता पिता ने मेरे पापा से अच्छे खासे दहेज की मांग की है और अब एक बड़ी कार की डिमांड रख रहे हैं। अरे तुम इस बात पर परेशान हो रही थी? जो संजीव कहने लगा, इसमें घबराने वाली क्या बात है? आज के ज़माने में तो यह सब आम बात है, इसका इतना बड़ा इशू क्यों बनाना चाहती हो रिया? रिया बोली, क्या मतलब? क्या आपको दहेज लेने में कोई ऐतराज़ नहीं है? रिया को बड़ी हैरानी हुई और उसने संजीव से पूछा। तो संजीव बोला, क्यों रिया, मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है? यह सब तो बड़ों की बातें हैं। और रिया, मेरे पापा ने सिर्फ 10 लाख रुपए और एक बड़ी कार की डिमांड रखी है, लेकिन तुम्हें पता है हमारी जाति में तो 1 करोड़ का दहेज भी आम बात है। अपने होने वाले पति संजीव की बात सुनकर रिया आश्चर्यचकित रह गई। फिर बोली, लेकिन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी संजीव जी, तब तो आपने कहा था आप समाज सुधार में विश्वास रखते हैं और कहीं भी कुछ गलत होते देखते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब आपकी असलियत कुछ और है और दिखाते कुछ और हैं। ओ कम ऑन रिया, जो संजीव कहने लगा, इतना भी बात का बतडंग बनाने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पापा ने दहेज की बात शुरुआत में ही कर ली थी और तुम्हारे पापा को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था और उन्होंने ही दहेज में 10 लाख रुपए देने के लिए हाँ की थी। तभी मेरे पापा ने यह रिश्ता पक्का किया था। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस तरह गुस्से से बौखलाते हुए संजीव ने चिल्लाते हुए कहा तो रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर स्वयं को संभालते हुए बोली, अच्छा अगर 10 लाख रुपए और बाकी का दहेज मेरे पिता अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो फिर आज आप लोगों की तरफ से गाड़ी की डिमांड कहाँ से आ गई? और वो भी छोटी मोटी गाड़ी नहीं, लग्जरी कार चाहिए आपके पिताजी को। संजीव बोला, अरे रिया तो क्या हो गया, इतना तो शादी ब्याह में हो ही जाता है। राजीव की बात सुनकर रिया बोली, तो ठीक है, अगर ये शादी बिना दहेज के नहीं हो सकती तो मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। रिया की आंखों में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। उसका स्पष्ट सा जवाब पाकर संजीव हक्का बक्का रह गया और फिर बात को संभालते हुए बोला, अच्छा ठीक है रिया, अगर तुम्हें गाड़ी से प्रॉब्लम है तो मैं अपने पापा से बात करके गाड़ी का किस्सा यहीं ख़त्म कर देता हूँ। मैं समझा दूंगा अपने पापा को और इसके बाद ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। अब तो खुश हो जाओ ना, अब देर हो रही है और बाहर सब लोग सोच रहे होंगे कि दूल्हा आखिर गया तो कहाँ। एक नकली सी हंसी हंसते हुए संजीव ने कहा और झट से बाहर निकल गया। संजीव की बातों से रिया संतुष्ट तो नहीं थी, लेकिन अपने पिता की इज्जत के बारे में सोचकर वह चुप रह गई, परंतु अकेले में बहते अपने आंसुओं को रोकने में वो नाकाम थी। थोड़ी देर बाद संजीव ने रिया को फ़ोन किया और कहा, रिया मैंने पापा से बात कर ली है, वो भी मान गए हैं। ठीक है, रिया ने कहा। संजीव जी धन्यवाद, कहकर रिया ने फ़ोन रख दिया। परंतु संजीव के विचार जानकर रिया को इतना तो समझ में आ गया कि संजीव उसके लिए एक सही लड़का नहीं है। उन दोनों की सोच विचार आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते। रिया बरमाला के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, तैयार होना। कमरे में आते हुए रिया की सहेली रूपा ने कहा तो रिया तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। देखकर बता, कोई कमी तो नहीं लग रही? एक कमी तो है, मेरी प्यारी सहेली के चेहरे से मुस्कान गायब है, रूपा ने कहा। यह सुनते रिया की आंखें फिर से आंसुओं से भर आईं तो रूपा बोली, बस करो रिया, और कितनी कोशिश करोगी अपने आंसू छुपाने की? अब भी वक्त है, मना कर दो शादी के लिए।
रिया बोली, रूपा तू तो वही बात लेकर बैठ गई। तू तो अच्छी तरह से जानती है कि ये शादी मैं क्यों कर रही हूँ। तभी प्रिया अंदर आते हुए बोली, हाँ आप ये शादी पापा के कहने पर कर रही हैं दीदी, क्योंकि पापा को ऐसा लगता है आप इस शादी के बाद बहुत खुश रहने वाली हैं। लेकिन सच्चाई तो आप भी जानती हैं। आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहती हो। रिया ने कहा, मैं किसी कायर की तरह यहाँ से भाग जाऊँ और छोड़ जाऊँ अपने माता पिता को इस कलंक के साथ एक अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए। सब लोग उनसे तरह तरह के सवाल करेंगे, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर उंगली उठाएंगे, समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहेंगे। मम्मी पापा, नहीं नहीं, रिया ने कहा, प्रिया तू ऐसा नहीं सोच सकती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चली जाऊँ? नहीं नहीं रिया, वरमाला के लिए देर हो रही है बेटी। तभी बाहर से उसकी माँ बोली, जल्दी आ जाओ, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब रिया बोली, जी माँ। और प्रिया बोली, माँ हम दीदी को लेकर आ रहे हैं। प्रिया ने कहा, पूरा हॉल फूलों से सजा हुआ था। जैसे ही रिया बाहर आई, सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। गीत बजने लगे, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। संजीव की हाइट से मैच करने के लिए रिया को हील्स पहनने को कहा गया था। अंदर ही अंदर घुटती रिया जैसे ही चलकर स्टेज तक आने लगी, तभी फर्श पर बिछे कारपेट के किनारे पर उसकी हील्स अटक गई और अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा और वो गिर गई। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी प्रिया और रूपा ने उसे उठने में मदद की। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना बेटी? तभी रिया की माँ ने पूछा तो रिया बोली, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी सैंडल टूट गई है। रिया की माँ बोली, प्रिया जल्दी से जाकर रिया के लिए दूसरी सैंडल लेकर आओ। इस दौरान स्टेज पर बैठा संजीव यह सब देख रहा था, लेकिन उसने वहां से उठकर आने की जहमत नहीं उठाई। जब वरमाला संपन्न हुई और दूल्हा दुल्हन कुर्सी पर बैठे तो संजीव धीमी आवाज़ में रिया को झिड़कते हुए बोला, संभल कर नहीं चल सकती थी क्या? खामाखा सब लोगों के बीच मेरी बेइज्जती करवा कर रख दी, और अपनी शादी वाले दिन तो कम से कम ब्रांडेड सैंडल्स पहनकर आती। अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टैंडर्ड का तो ख्याल किया होता। संजीव के मुंह से ऐसी कड़वाहट भरे शब्द सुनकर रिया आश्चर्यचकित थी। संजीव जी, रिया कहने लगी, मैंने तो सोचा था आप मुझसे पूछेंगे कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, उल्टा आप ही मुझ पर भड़क रहे हैं। मने मन रिया सोचने लगी, लेकिन उसने संजीव से कुछ नहीं कहना ही उचित समझा। सभी मेहमान बारी बारी से स्टेज पर आकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद समारोह समाप्त होने के बाद एक और मेहमान खाना खाने लगे तो दूसरी ओर संगीत तेज हो गया और संजीव के दोस्त डीजे पर नाचने लगे। थोड़ी देर बाद वे लोग संजीव को भी डांस करने के लिए ले गए। इधर रिया भी उसकी सहेलियों ने अपने पास बिठा लिया। फेरे होने में काफ़ी समय बाकी था। रिया की सहेलियां उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ हंसी मजाक कर रही थीं, लेकिन संजीव की तो वो तीखी बातें अंदर ही अंदर उसे आहत कर रही थीं। फिर मन ही मन बोल उठी, एक और जो अरुण था, जो मेरी आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकता था, और दूसरी तरफ ये दूल्हे साहब हैं जिन्हें अपनी होने वाली पत्नी की परेशानी से ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड का ख्याल है। कुछ देर बाद म्यूजिक बंद हो गया और संजीव के सभी दोस्त खाना खाने चले गए। रिया ने देखा कि संजीव वहाँ नहीं था। बैठे बैठे रिया को बहुत अधिक थकावट महसूस हो रही थी, तो रिया की माँ कमला जी ने उसे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। प्रिया और रूपाली रिया को वहाँ से ले गईं, परंतु जैसे ही वो तीनों कॉरिडोर की ओर जाने लगी, उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। वे संजीव, मज़ा आ गया, वाह संजीव, मज़ा आ गया। पार्टी तो बहुत शानदार थी, लेकिन यार फ़िलहाल तो तूने बात को बहुत अच्छे से संभाल लिया, पर कभी ना कभी तो रिया भाभी के सामने सारी सच्चाई आ ही जाएगी, तब क्या होगा? अरे यार, एक बार शादी हो गई, संजीव बोला, फिर क्या परेशानी? मुझे तो बस किसी भी तरह शादी हो जाने तक इस बात को संभालना है। यह बात तो मुझे पहले से ही मालूम है कि रिया दहेज के खिलाफ है, और अगर मैं बात को नहीं संभालता तो वह शादी करने से मना कर देती। अगर ऐसा होता तो मेरी और मेरे परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हो जाती। मैं तो सीधा अपने ससुर जी के पास चला गया और उन्हें बताया कि उनकी लाडली बेटी ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया।
बस फिर क्या था। इस बात के लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी और अभी तक दहेज में जो गाड़ी देने से वह आनाकानी कर रहे थे, अब गाड़ी भी देने को तैयार हो गए। बस लेन देन की कोई भी बात रिया के सामने नहीं आएगी। उसका दोस्त बोला, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि भाभी को पता नहीं चला और तुम्हें पूरा दहेज भी मिल जाएगा। वैसे तो दहेज लेना बनता भी है, आखिर सरकारी नौकरी है मेरे दोस्त की, कोई छोटी मोटी बात थोड़े ना है। तुझे तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाता दोस्त, एक दोस्त ने कहा। तो संजीव बोला, हाँ, रिश्ते तो बहुत मिल जाते, दहेज भी खूब मिलता, लेकिन रिया जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मिलना आसान नहीं था और मैं किसी अनपढ़ गंवार या कम खूबसूरत लड़की से शादी करना नहीं चाहता था। मुझे तो बस दिखने में खूबसूरत लड़की चाहिए थी, दिमाग तो उसका मैं ठिकाने लगा ही दूंगा। अब संजीव की बात सुनकर रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तभी उसके दोस्त ने कहा, लेकिन यार संजीव, तूने भाभी की इतनी बातें चुपचाप कैसे सुन ली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा दबंग संजीव भाभी के सामने भीगी बिल्ली बना रह जाए? संजीव बोले, अरे यार, बस एक बार शादी हो जाने दे। जितनी भी बातें उसने मुझे सुनाई है ना, उसका तो मैं सूद समेत हिसाब ले लूँगा। सबसे पहले तो इसकी वकालत छुड़वाऊंगा, जिसके बल पर इसकी कुछ ज़्यादा ही जवान चलती है। शादी के बाद उस पापा की परी के पर काट कर मैंने उसकी जवान पर ताला न लगा दिया तो मेरा नाम भी संजीव नहीं। यह सारी बातें सुनकर रिया हक्की बक्की खड़ी रह गई। वहीं प्रिया और रूपाली की भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। इससे ज़्यादा रिया ने कुछ सुना नहीं गया और वहाँ से दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी यह हालत देखकर प्रिया से रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाया और उस समय प्रिया के पापा मंडप की तैयारी देख रहे थे। प्रिया बोली, पापा आप जल्दी से कमरे में आइए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रिया के पापा बोले, आखिर ऐसा क्या हो गया प्रिया बेटी, क्या बात है? क्या वो बहुत परेशानी में पूछे? फ़ोन पर नहीं बता सकती आखिर क्या परेशानी है? प्रिया बोली, पापा आप आइए तो सही। सारी तैयारियां छोड़कर जो प्रिया के पापा रिया के कमरे में आए तो उनके पीछे पीछे कमला जी और उनके छोटे भाई यानी प्रिया के मामा भी आ गए। उनके अंदर आते ही प्रिया बोली, पापा आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप दीदी से, जो उनकी शादी ऐसे घर में कर रहे हैं? तभी उसके पापा बोले, प्रिया ये क्या तरीका हुआ अपने से बड़ों से बात करने का? तब बोली, हाँ पापा। प्रिया बोली, माँ मेरी दीदी की पूरी ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है, इस समय मुझे बस यही तरीका ठीक लग रहा है बड़ों से बात करने का। एक बार दीदी की तरफ देखिए तो क्या हालत हो चुकी है उनकी। अब रिया बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? रिया के पापा पूछने लगे, लेकिन रिया ने कुछ नहीं कहा। तभी रिया के पापा बोले, बेटी संजीव एक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, चिंता मत करो। हाँ बेटी, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। जो कमला जी बोली, सरकारी नौकरी वाले लड़के बड़े नसीब से मिलते हैं। अब रिया के मामा भी बोले, बिटिया हाँ बिटिया, सरकारी नौकरी जल्दी से नहीं मिलती है। तभी रिया ने कहा, नहीं मामा जी, नसीब से नहीं पैसे से मिलते हैं। बोली लगाते हैं उनके माँ बाप उनकी। क्यों पापा, ठीक कहा ना मैंने? लेकिन पापा मेरी बात भी समझने की कोशिश कीजिए। जो बिन मांगे दिया जाता है उसी को उपहार कहते हैं। अगर सामने से मांगकर कोई चीज़ लेता है तो उसे भीख कहलाती हैं और मांगने वाला भिखारी। आप ही देख लीजिए आप अपनी बेटी को किस घर में भेज रहे हैं। तभी रिया के मामा बोले, रिया बेटी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अब अगर तुम्हारी शादी से बारात वापस लौट गई तो तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी रिया ने एक नज़र उठाकर अपने माता पिता की ओर देखा। दोनों के चेहरे पे चिंता और घबराहट के भाव थे। जब वे दोनों कुछ नहीं बोले तो रिया ने कहा, ठीक है, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी बड़े आराम से दे सकती हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। रिया के कहने पर सब लोग वहाँ से बाहर आ गए और अकेले में रिया फूट फूट कर रोने लगी। आज उसके अपने माँ बाप, जो उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी बात नहीं समझ पा रही थी। करीब 1 घंटा बीत चुका था, फेरों का मुहूर्त नज़दीक था, लेकिन बार बार रोने के कारण रिया का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। रूपा ने उसे फिर से तैयार किया और उसके मम्मी पापा के कहने पर फेरों के लिए उसे मंडप में लेकर आई, लेकिन रिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जैसे जैसे करने को उससे कहा जा रहा था
रिया किसी कठपुतली की तरह वही सब करती जा रही थी। फेरे होने के बाद रिया के पापा ने रिया का कन्यादान किया। उसका हाथ दूल्हे के हाथ में थमा दिया। विवाह संपन्न हो चुका था। उसके साथ ही रिया की बची कुची उम्मीदें भी अब समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जैसे विदाई का समय आया तो संजीव के पिता बोले, इतनी भी क्या जल्दी है अपनी बेटी को विदा करने की, पहले दहेज का सामान तो देख लिया जाए। रिया के पापा बोले, लेकिन भाई साहब यह सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी विदाई तो हो जाने दीजिए। तो संजीव के पिता ऊंची आवाज़ में बोले, अरे समधी जी, ना तो हमारे हाथ में 10 लाख कैश आए हैं और ना ही हमें गाड़ी कहीं नज़र आ रही है। ऐसे में आपकी बेटी की विदाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो बेटा संजीव, अगर ये लोग कुछ देने को तैयार नहीं है तो बारात बिना दुल्हन के यहाँ से जाएगी। संजीव के पिता ने कहा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उल्टा उसने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। संजीव के पिताजी बोले, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा, या फिर शादी होते ही जोरू का गुलाम बन गया? छोड़ दे इस लड़की को, जब तक हमारे हाथ में दहेज नहीं आ जाता हम इसे अपने घर नहीं लेकर जाएंगे। संजीव के पिता बोले, तुम आ रहे हो या नहीं? उसके पिता ने कड़कती आवाज़ में कहा। तो रिया के मामा बोले कि जरूर जाएगा आपके साथ। ऐसा कहते हुए वह अंदर गए और संजीव को अपने साथ लेकर आ गए। संजीव को देखकर सब लोग भौचक्के रह गए। सब लोगों के सामने बनियान और अंडरवियर में वह खड़ा था। यह सब देखकर रिया हक्की बक्की रह गई। अगर संजीव सामने है तो मेरी शादी किससे हो गई? यह सोचते हुए रिया ने जैसे ही दूल्हे के चेहरे से सेहरा हटाया, देखते उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या सपना। खुशी और आश्चर्य मिश्रित भाव लिए वो बस उसे देखती जा रही थी, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि अरुण खड़ा था। यह सब यहाँ क्या हो रहा है? और संजीव तुम अंदर क्या कर रहे हो, वो भी इस हालत में? गुस्से में तमतमाते हुए संजीव के पिताजी बोले। तभी संजीव ने कहा, पापा हमारे साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। मैं तो वॉशरूम में गया था, ना जाने मुझे कैसे बेहोश कर दिया गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को ऐसी हालत में स्टोर रूम में बंद पाया। यह सब क्या बदतमीजी है? संजीव के जो पिताजी बोले, समधी जी मुझे इस हरकत का जवाब चाहिए। अब संजीव के पिता बोले तो रिया के पिताजी ने कहा, जी बिल्कुल देंगे जवाब। प्रिया बेटी, सुनाना तो इन्हें इनके पुत्र के विचार। तब प्रिया बोली, जी पापा। कहते हुए प्रिया ने रिकॉर्डिंग चला दी। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने संजीव और उसके दोस्तों के बीच हुई सारी बातें सुनी तो सब के सब हैरान खड़े रह गए। और उधर यह रिकॉर्डिंग सुनकर संजीव और उसके माता पिता को तो जैसे काटो तो खून नहीं। दरअसल जिस समय संजीव यह बातें बोल रहा था उसी समय प्रिया ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। और अब यहाँ से निकलते हैं या धक्के मारकर बाहर निकालें, प्रिया के पिताजी ने कहा। तभी संजीव रिया की ओर देखते हुए बोला, मुझे तो पहले से तुम्हारी नीयत में खोट नज़र आ रही थी। अपने इसी प्रेमी से शादी करने के लिए तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अरुण गुस्से में बोला, मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द और भी बोला तो मैं वो हाल करूंगा तेरा कि कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे। तब प्रिया बोली, अरे जीजाजी आप क्यों तकलीफ उठाते हो? मैंने पुलिस को फ़ोन लगाती हूँ ना, पुलिस के हाथ में सब सबूत दे देंगे और फिर पुलिस इनका वो हाल करेगी कि दहेज मांगना तो दूर, दहेज शब्द से भी इन्हें नफरत हो जाएगी। थोड़ी देर में संजीव के पिता अपने सभी रिश्तेदारों के साथ अपना समूह लेकर निकल गए। फिर रिया के पिताजी रिया के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, रिया बेटी अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हारा दूल्हा खरीदा हुआ नहीं है। थोड़ी देर में अरुण के माता पिता भी वहाँ आ गए। रिया और अरुण ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर रिया अपने पिताजी की ओर देखते हुए बोली, लेकिन पापा यह सब हुआ कैसे और अरुण यहाँ कैसे पहुँचे? तब रिया के पिताजी ने कहा, रिया बेटी हमसे बात करने के बाद जब तुम कमरे में अकेली बैठी थी उसी समय प्रिया ने हमें संजीव की रिकॉर्डिंग की गई आवाज़ सुनाई। उस नीच इंसान को तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा सुनकर कलेजा जलने लगा था मेरा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो तो भला हो तेरी बहन प्रिया का, जिसने हमें अरुण और उसके माता पिता से बात करने का सुझाव दिया। बेटी सच कहूँ तो अपनी बिरादरी के लोगों का यह हाल देखकर मुझे समझ में आ गया कि इंसानियत से बढ़कर कोई जात नहीं होती। इसलिए मैं तेरे मामा और प्रिया को लेकर अरुण के घर चला गया
और अरुण के माता पिता से इस विषय में बात की। बस फिर क्या था, उन्होंने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकृति दे डाली और दूल्हा बदलने की जिम्मेदारी तेरे मामा ने ले ली। थैंक यू पापा, कहते हुए रिया अपने पिता के गले लग गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। फिर रिया के पापा और अरुण के पास आए और बोले, बेटा, हालांकि तुम्हारे माता पिता ने किसी भी तरह का दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन ये 10 लाख मैं आप दोनों का विवाह के उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ, मना मत कीजिएगा। ऐसा कहते उन्होंने पैसे आगे बढ़ाए तो अरुण बोला, नहीं पापा जी, हमें समझने में आपसे शायद कोई गलती हुई है। मैं 10 लाख रुपए क्या, 1 रुपया भी आपसे नहीं ले सकता। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए हम दोनों को अगर कुछ चाहिए तो वह आप लोगों का आशीर्वाद। और प्रिया की चिंता आप बिल्कुल ना करें, आपकी बेटी को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। अरुण के विचार जानकर जो रिया के पापा और उसकी माँ कमला जी के साथ सभी रिश्तेदार भी अंदर तक गदगद हो गए। कमला जी और उनके पति रिया के पापा हंसी खुशी से अपनी बेटी को उसके ससुराल विदा किया। रिया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल में सब लोग उसका इतना ख्याल रखते कि उसे मायके की याद तक नहीं आती। अरुण एक बहुत अच्छा बड़ा वकील था और रिया की वकालत की पढ़ाई का अंतिम वर्ष चल रहा था। पढ़ाई समाप्त होने के बाद रिया ने अरुण से बात की, वो वकालत की प्रैक्टिस शुरू करना चाहती है, तो अरुण ने ऐसा करने से उसे साफ मना कर दिया। यह सुनकर रिया हैरान हुई तो अरुण बोला, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी में बहुत काबिलियत है, इसलिए एक बार मेरे कहने पर तुम सिविल जज की परीक्षा दो। अरे यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, रिया बोली, मैं और जज की परीक्षा? रिया हैरान रह गई। हाँ तो अरुण बोला, इसमें गलत क्या है? तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और मुझे मालूम है तुम मेरे विश्वास पर खरी उतरोगी। अरुण के कहने पर रिया ने सिविल जज का एग्ज़ाम देने के लिए मान गई और जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला केवल कुछ ही नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब रिया बहुत निराश हो गई, लेकिन उसके सास ससुर और अरुण ने उसे फिर से एग्ज़ाम देने को प्रेरित किया। इस बार उसने पहले से भी अधिक मेहनत की और आखिरकार एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। खुशी के मारे रिया रो पड़ी। कुछ ही समय में सिविल जज के तौर पर उसे अपॉइंट कर लिया गया और आज रिया और अरुण के विवाह को पूरे 4 साल बीत चुके हैं। कोर्ट में बैठे हुए रिया के पास रोहन का फ़ोन आया कि मेरी जज साहिबा, ये तो बताइए आज शादी की सालगिरह पर कहाँ घूमने चलना है? अरुण ने पूछा तो रिया बोली, सॉरी अरुण, आज तो हमारा जाना नहीं हो पाएगा। कोर्ट में दहेज का एक मामला आया है जिसमें लड़की को इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया है कि वह अस्पताल में गंभीर अवस्था में पड़ी है और मैं उसका बयान खुद लेने जाना चाहती हूँ। अरुण बोला, अरे रिया, हम दोनों के बीच ये सॉरी कहाँ से आ गई? तुम्हारा जाना ज़्यादा ज़रूरी है। सालगिरह के सेलिब्रेशन का क्या, फिर कभी कर लेंगे, चलो शाम को मिलते हैं, कहकर अरुण ने फ़ोन रख दिया। रिया गाड़ी में बैठकर अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ी उस लड़की का बयान लेने के लिए चली गई। लड़की को आईसीयू में रखा गया था। दर्द के मारे वह करहा रही थी, आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी हालत देखकर रिया की रूह कांप उठी। फिर खुद को संभालते उसने बयान लेना शुरू किया। वो लड़की जिसका नाम रेनू था कांपते हुए स्वर में बोली, मैडम, 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी। पूरे 15 लाख दहेज में मांगे थे मेरे ससुर ने। जैसे तैसे करके जो मेरे माता पिता ने उनकी मांग पूरी की, लेकिन इन सब से भी उसका पेट नहीं भरा तो शादी के बाद कोई ना कोई बहाना बनाकर आए दिन मुझे मायके से पैसा लाने को कहते और अगर मैं मना कर देती तो मेरा पति मुझे मारने पीटने लगता था। मैं भी आखिर कब तक अपने माँ बाप को परेशान करती। एक दिन मैंने मन पक्का कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं अपने पापा से पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। उस दिन मेरे पति ने मुझे बेल्ट निकालकर बहुत बुरी तरह से पीटा। जब उन्हें लगा कि मैं किसी भी तरीके से नहीं मानने वाली हूँ तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए केरोसिन लाकर मुझ पर छिड़क दिया मैडम, और फिर माचिस की तिल्ली से कहते कहते वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। कोई इंसान दरिंदगी की इस हद तक भी जा सकता है, सोच सोच कर रिया का कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर वो लड़की बोली, वो तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से दौड़कर बाहर आ गई और मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी मेरी मदद को आ गए, नहीं तो
दर्द के कारण रेनू फिर से कराहने लगी। उसने देखा लड़की की एक बाजू और गर्दन का कुछ हिस्सा जल चुका था। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। सिया बोली, तुम घबराओ मत, तुम पर हुए एक एक जुर्म का हिसाब होगा। रिया के ऑर्डर पर लड़की के ससुराल वालों को नोटिस भिजवा दिया गया। जब मुकदमे की सुनवाई के लिए वे कोर्ट में हाजिर हुए तो उन्हें देखकर रिया की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वे लोग और कोई नहीं बल्कि दहेज के लोभी संजीव और उसके माता पिता थे। उन्हें देखते ही रिया के दिमाग में अपने अतीत की घटनाएं घूमने लगी। फिर सोचने लगी, अगर उस दिन इन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके इन्हें जेल भिजवा दिया होता तो शायद ये किसी और लड़की को अपना शिकार नहीं बना पाते। संजीव और उसके माँ बाप ने भी रिया को पहचान लिया। रिया ने पहले उस लड़की के माता पिता का बयान लिया। तभी संजीव के पिता उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, जज साहिबा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। फिर रिया ने कहा, अगर आप चुप ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप किसी हद तक भी जा सकते हैं, मुझे सब मालूम है। फिर रिया ने संजीव को आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को कोर्ट में बुलवाकर बयान लिया और सारी असलियत सामने आ गई। संजीव के माँ बाप को पूरे मामले का दोषी करार देते हुए 5 साल की कड़ी सज़ा सुनाई गई, जबकि संजीव को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। साथ ही साथ हर्जाने और जुर्माने के तौर पर रेनू को 50 लाख देने का हुक्म दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया यदि ये लोग रकम नहीं देते हैं तो इनकी सज़ा की सख्ती के साथ साथ अवधि भी बढ़ा दी जाएगी। तभी संजीव के पिता गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, रिया बेटी, हम पर रहम करो, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी। आज संजीव और उसके माता पिता सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं और हर पल अपने किए पर पछता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। राधे राधे।